आप देख रहे हैं एबी न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, उस पर सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है इन दिनों। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, अभी जो सरगर्मी बढ़ी है उन चारों विधानसभा सीटों को लेकर, वहां पे किन-किन प्रत्याशियों को उतारा जा सकता है? सरगर्मी से पहले प्रज्ञा हम ये बताएंगे, जो दर्शकों को ये तुम बता दो जो कौन कौन सी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, लोग को कि वहां के विधायक एमपी बन चुके हैं। जी सर, तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं उसमें रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी है, जहां से विधायक की सीट खाली हुई है और सभी विधायक अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, जिस वजह से इन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चंदन झा सर। देखिए, प्रज्ञा ने एक गलती की है, उसके लिए मतलब सभी लोग सांसद बने हैं, मंत्री नहीं बने हैं। उसमें एक जीतन राम मांझी मंत्री बने हैं, बाकी लोग सांसद बने हैं, उस कारण से वो सीट खाली हुई है। हम स्टार्ट करते हैं रामगढ़ से। रामगढ़ के विधायक थे सुधाकर सिंह, जो बिहार में कृषि मंत्री भी थे और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के जो है जगदानंद सिंह, उनके वो सुपुत्र भी हैं। वो बक्सर से आरजेडी के एमपी बने हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो एमपी बने हैं। काफ़ी तरह से कहे जो एक तरह से शाहाबाद क्षेत्र में एक हवा चली, जो राजपूत एनडीए के खिलाफ हो गया और कुशवाहा भी एनडीए के खिलाफ हो गया, जिस कारण से सुधाकर सिंह आराम से वहां से निकल गए। वैसे बक्सर के बीजेपी के कैंडिडेट भी खराब नहीं थे, मिथिलेश तिवारी थे, पुराने भाजपाई हैं, गोपालगंज से विधायक भी रहते हैं। वैसे स्थिति में अब हम बात करते हैं इधर। अब रामगढ़ की सीट खाली हुई है। रामगढ़ की सीट खाली हुई है तो हाल ही में सुधाकर सिंह के भाई आरजेडी से गए थे जेडीयू और उन्होंने आरजेडी के बारे में काफी बुरा भला कहा था। हमको 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। वैसी स्थिति में फिर वो 2 महीना 3 महीने के बाद लौट के आरजेडी आते हैं। जैसे ही उनके भाई सांसद बनते हैं वो आरजेडी आते हैं और उनको लगता है जो सीट अब खाली हो गई है, अब यहाँ से उनको टिकट मिल सकता है। कल तक वही अजीत सिंह जेडीयू में जिस दिन ज्वाइन किए थे, उन्होंने वहां पे कहा था स्टेटमेंट पे, चारा चोर की पार्टी है, और अचानक 3 महीने के बाद वो चारा चोर मतलब ईमानदार पार्टी हो गया, आ गए हैं। उनका नाम अजीत सिंह है, वो ताल ठोक रहे हैं और हमको लगता है चर्चा में अभी अजीत सिंह है और हमको लगता है जो अजीत सिंह टिकट लेने में सफल हो जाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनके पिताजी जगदानंद सिंह है और उनका रामगढ़ में एक वजूद है। सर, तो बीच में मैं रोकना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या अगर अजीत सिंह को टिकट मिलता है तो क्या वो इस उपचुनाव में जीत सकते हैं? उनके जीतने की संभावना कितनी है? देखिए, वो जगदानंद सिंह का परिवार का सीट है। जगदानंद सिंह भी वहां जीते, उनके पुत्र सुधाकर सिंह भी जीते और लगातार वो सीट रहे आरजेडी के कोटे में। और बीजेपी की तरफ से भी एक अशोक सिंह नाम के व्यक्ति की चर्चा हो रही है, अशोक सिंह को, क्योंकि उससे पहले मैं ये बता दूं, जो बीजेपी और एनडीए इस बार बहुत सीरियस है इस 4 सीट को लेकर के, क्योंकि रुपौली का जो परिणाम आया, रुपौली में ना एनडीए जीता ना महागठबंधन, वहां पर निर्दलीय की जीत हुई। तो इस तरह की लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली बिहार में एनडीए और रुपौली में मात खा जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है जो उसके जो कहें जो स्ट्रैटेजिक में कमी है। इसलिए बीजेपी ने एक बैठक की है 2 दिन पहले समाज चौधरी के नेतृत्व में, और इन चारों सीटों पर कहें जो एक तरह से बहुत ही मंथन हुआ है और मंथन के बाद ये 2 महामंत्री को इसका जिम्मा दिया गया है, जो प्रत्याशी हैं उसकी पूरी जांच करें, उसका पूरा बैकग्राउंड देखें, क्या उनके जीतने की संभावना है, किस तरह के वो प्रत्याशी रहे हैं उनका। तो इस तरह के मतलब बहुत सीरियसली हुए एनडीए, क्योंकि अगर ये 4 सीट में से चारों सीट अगर एनडीए हार जाती है तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन हो जाएगा आगामी 2025 के विधानसभा के लिए। और वैसे भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं नीतीश और तेजस्वी रुपौली के हार के बाद, इसलिए एक सीट पर बहुत चुन चुन कर प्रत्याशी रखा जाएगा। तो बीजेपी से जिस प्रत्याशी का नाम रामगढ़ में आ रहा है उसका नाम है अशोक सिंह, वो भी राजनीतिक बैकग्राउंड से है। तो अशोक सिंह हर्षेज अजीत सिंह होंगे। हमको लगता है ये बाबू साहब का क्षेत्र है, राजपूतों का क्षेत्र है, और राजपूत अभी भी नाराज चल रहे हैं एनडीए से, तो इसलिए कहीं खामियाजा अशोक सिंह को न भुगतना पड़े और इसका फायदा आरजेडी को मिल सकता है। क्योंकि जिस कारण से अब आपने देखा जो उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा में बना दिया गया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया, एक सीट और खाली है, उस पर प्रतिनिधित्व मतलब उस पर दावा है राजपूत का और कैश समाज का, क्योंकि कैश समाज का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना है केंद्र में।
और राजपूत समाज का उस इलाके में डोमिनेंट है, तो वैसी स्थिति में राजपूत समाज से भी लोग जा सकते हैं। और तीसरा एक नाम आ रहा है एक यादव समाज से भी, नाम अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि चर्चा उस पर हम बाद में करेंगे, क्योंकि यादव समाज का उस राज्यसभा सीट पर नाम आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मात देनी है तो एक यादव समाज के नेता को इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो रामगढ़ में अजीत सिंह वर्सेस अशोक सिंह होता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं इमामगंज में जीतन राम मांझी का सीट है, वो जीत गए, गया से केंद्र में मंत्री भी बन गए, लगातार बिहार के दौरे पे भी हैं। उन्होंने बिहार के विशेष राज्य को लेकर के कुछ विवादित बयान भी दिया, जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो कहे जो आत्मविश्वास से वो लवरेज है, विश्वास से भरे हुए हैं। इस सीट पर पहले जीतन राम मांझी के परिवार में ही अनबन है। उनके पुत्र है प्रवीण मांझी, वो क्लेम कर रहे हैं जो सीट हमको मिल जाए। उनकी एक बहू है दीपा मांझी, वो क्लेम कर रही है हमको मिल जाए। पहले वहां से मामला निपटे तब बाहर के लोग देखेंगे। और लेकिन ये निर्विवाद है, ये सीट जाएगी जीतन राम मांझी के परिवार में ही, चाहे पुत्र लड़े या बहू लड़े, ये जीतन राम मांझी के ही परिवार में जाएगी। और कहा जा रहा है कि प्रवीण मांझी पर फाइनल हो गया है, अब हरी झंडी कल बाकी है वहां जीतन राम मांझी की, उसके बाद ही। सर, तो आपने कहा कि जीतन राम मांझी की ओर से बिहार को लेकर विवादित बयान दिया गया था विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, तो क्या इसका प्रभाव इस उपचुनाव में पड़ सकता है उनके दलों की, उनके दल पर, उनके पार्टी? अभी एक हमने पोस्ट देखा है शिवानंद तिवारी जी का, बहुत पुराने नेता है, जेडीयू के भी रहे हैं, नीतीश कुमार के मित्र हैं, साथी हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने एक पोस्ट देखा है, जेपी उन्होंने लिखा है क्या, जो नीतीश कुमार पुराने म्यूजियम को नए म्यूजियम से जोड़ने के लिए टनल बना रहे हैं जी। 1 किलोमीटर का वो रास्ता है, उसके लिए सुरंग बना रहे हैं, वो 500 करोड़ का सुरंग है। और उनको जब ये 500 करोड़ मात्र 1 किलोमीटर के सुरंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो उससे नीतीश कुमार को बिहार की गरीबी नहीं दिखती। और तब वो मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा अगर उनको मांगना है तो ये सुरंग खोदना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की गरीबी और बिहार के गरीबों को अगर ये 500 करोड़ का पैसा चला जाता तो शायद कोई उत्थान होता। तो विशेष राज्य का दर्जा, तो वो एक बात की बात है, विशेष राज्य का दर्जा तो अभी केंद्र देने नहीं जा रही है, हो सकता है स्पेशल पैकेज कुछ दे दे। तो हम इमामगंज में बात करते हैं, तो अब इमामगंज में हमने बता दिया जो ये जीतन राम मांझी की सीट है और जीतन राम मांझी ही का परिवार ही यहाँ से लड़ेगा। अब आइए आरजेडी की तरफ से, क्योंकि ये वहां से आरजेडी ही लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे है, क्योंकि वो गया के क्षेत्र की राजनीति भी करते रहे हैं। गया में वो इमामगंज से वो जीते भी हैं, इमामगंज के विधायक भी रहे हुए हैं। वैसी स्थिति में उदय नारायण चौधरी का नाम रेस में काफी आगे है। अब देखना है आरजेडी सुप्रीमो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन जो भी नाम है वो एकदम कहें जो एकदम सोर्सेज के अनुसार एकदम कन्फर्म नाम है। वो भी मेरे सूत्र हैं, पॉलिटिकल सूत्र हैं, उन्होंने जो बताया है वो काफी कंफर्म है। तीसरी सीट है बेलागंज। बेलागंज से विधायक हुआ करते थे सुरेंद्र यादव, जो एमपी बन गए हैं जहानाबाद से। और बेलागंज से हमको लगता है जो बेलागंज उनका 5 या 6 बार से लगातार विधायक रहे। अब समझ लीजिए जो उनकी पकड़ कितनी पकड़ है, तो लगातार उस इलाके से वो विधायक रहे और जीतते रहे। और बेलागंज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हम बता देते हैं, बेलागंज में सुरेंद्र यादव ने जिस विधायक को, जिस जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था, उसका नाम था अर्जुन कुशवाहा, अभय कुशवाहा, बाकी जगह अभय कुशवाहा। तो अभय कुशवाहा जेडीयू में थे, हार गए। अचानक लोकसभा चुनाव से 10 दिन पहले वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं। लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं, कुशवाहा समाज के लोगों का वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से टिकट देते हैं। औरंगाबाद के बारे में कहा जाता है कि वो चित्तौड़गढ़ है, राजपूतों का गढ़ है, वहां से सुशील सिंह कई बार बने हुए हैं एमपी। और अभय कुशवाहा वहां से लड़ते हैं और वहां से जीत जाते हैं। जो 20 में विधायक हारा, 24 में सांसद बन गया। तो ये कहते हैं राजनीति में किस्मत कब पलटती है कोई नहीं जानता है। अब अभय कुशवाहा अब ये सीट जेडीयू के है, अब ये सीट जेडीयू और आरजेडी वर्सेस होगा। अब सुरेंद्र यादव अपने ही परिवार में ये टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने क्षेत्र में 5 या 6 बार लड़के जीतता है ना, उस क्षेत्र से उसको मोह हो जाता है और वो उसको लगता है जो अब ये हमारा सीट उनकी हो गई है, उनकी मतलब वो सीट उनके लिए रजिस्ट्री हो गई, मतलब वो पुष्ट दर पुष्ट उसी परिवार में उस सीट की मांग, उनकी इच्छा रहेगी जो पुष्ट दर पुष्ट ये सीट मेरे ही परिवार में रहे। इसलिए
उनके बेटे विश्वनाथ यादव का नाम आ रहा है, सुंदर यादव के बेटे विश्वनाथ यादव का। अब देखते हैं जो विश्वनाथ यादव को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे चौंकाने वाला नाम जेडीयू की तरफ से चर्चा में है, वो कहा जा रहा है जो जेडीयू रॉकी यादव को टिकट देने जा रही है। रॉकी यादव ये वही शख्स है जो गया में रोड रेज कांड हुआ था जी। एक गाड़ी आगे चल रही थी, रॉकी यादव की गाड़ी पीछे थी, रॉकी यादव हॉर्न दे रहे थे, वो गाड़ी ने उन्होंने साइड नहीं दिया, तब बहुत देर के बाद जाके वो ओवरटेक करके उस ड्राइवर को गोली मारते हैं और कहते हैं साइड को नहीं दे रहा था। काफी बवाल हुआ था। उस समय पटना की आईजी गरिमा मलिक वो वहाँ की एसएसपी थी, और ये बिंदी यादव के पुत्र हैं, और ये शायद मनोरमा देवी जो एमएलसी हैं उनके भी पुत्र हैं, मनोरमा देवी जेडीयू में है। वैसी स्थिति में अब देखना है जो रॉकी यादव को टिकट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि नीतीश कुमार में एक चीज खासियत है, वो यूएसपी जो उनका है वो लॉ एंड ऑर्डर और दागी व्यक्तियों को और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। परिवारवाद को अपने परिवार में बढ़ावा नहीं देते, बाकी पार्टी के लोग बढ़ाए तो ठीक है, बाकी पार्टी के लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो ठीक है, वो उतना चलेगा, लेकिन अपने वो और किसी अपराधी तत्व को वो टिकट नहीं देते हैं, ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसमें वो क्योंकि हमको याद है जो 2005 में पहली बार सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, तो उनके सरकार में विधानसभा के चैम्बर में उनके पीछे रामा सिंह, सुरभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, अरुणा देवी जैसे सरीखे लोग वहां उनकी कुर्सी के पीछे थे, 7 लोग। अनंत सिंह भी उनके साथ जुड़े हुए रहे आज तक, बहुत दिनों तक। तो वैसी स्थिति में रॉकी यादव को अगर टिकट मिल भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। तो यहाँ पे विश्वनाथ यादव भर से रॉकी यादव की बात अभी चल रही है, टिकट मिला नहीं है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने को होने जा रहा है। लोग 3 जून या 4 जून को हुआ है काउंटिंग, और उसके एक सप्ताह के अंदर रहता है इस्तीफा देना। अगर मान लीजिए 7-8 जून तक अगर ये लोग दिए होंगे तो आज लगभग हमको लगता है 19 जुलाई है, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया है। 2 महीने के बाद निकलता है नोटिफिकेशन। अब आइए अंतिम सीट है तरारी। तरारी सीट में इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये तरारी सीपीआई की यहाँ विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो एमपी बन गए, और इनको भी एमपी बनाने में वही राजपूत की नाराजगी काम आई, अब कुशवाहा समाज की नाराजगी काम आई, नहीं तो ये एमपी नहीं बन पाते। राजकुमार सिंह ने जो किया है आरा के लिए एनटीपीसी ला के दिया, और एनटीपीसी लाने के बाद और विकास करने के बाद अगर कोई व्यक्ति हारता है तो उसको बहुत दिनों तक दुख होता है। लेकिन राजकुमार सिंह अभी भी है, आरा आते जाते रहते हैं कहीं से मीटिंग में। यहाँ पे ये सीट कहे तो एक तरह से एलजेपी डिमांड कर रही है, क्योंकि सुनील पांडे एलजेपी से जुड़े हुए हैं, और जैसे सुनील पांडे कहीं भी जुड़े रहते हैं, जेडीयू उनको मन करे राजस्थान में चल जाए नीतीश कुमार की पार्टी में तो राजस्थान में चल जाएंगे, और ये यहाँ से सुनील पांडे लड़ना चाह रहे हैं, और वो लड़ भी लगे, चाहे वो जेडीयू से लड़े या एलजेपी से लड़े। क्योंकि पिछली बार 2020 में जो सुदामा प्रसाद पहले नंबर पे थे और सुनील पांडे दूसरे नंबर पे थे, और सुनील पांडे का वो क्षेत्र भी रहा है, वैसे स्थिति में सुनील पांडे का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। और सीपीआई की तरफ से राजू यादव का नाम आ रहा है सामने। तो राजू यादव वो है जो पिछले लोकसभा चुनाव 19 में आरा के आरके सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनके खिलाफ लड़ रहे थे, भले वो हार गए लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने लाया था। तो राजू यादव ये एक जमीनी कार्यकर्ता है। सीपीआई भी अच्छी तो है, सीपीआई में परिवारवाद तो है नहीं, और परिवारवाद नहीं है और जमीनी कार्यकर्ता को लोग आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए उनका कैडर लोग कहता है, उनका कैडर लाल सलाम कैडर लोग कहता है। इसलिए तरारी सीट पे सुनील पांडे वर्सेस राजू यादव होने की संभावना है, ये अभी चर्चा में है। और हमको लगता है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रज्ञा, इसमें हमको लगता है जो स्ट्राइक रेट 90% होगा, क्योंकि कहीं से भी कोई नाम बदलने नहीं जा रहा है। लगभग अजीत सिंह, प्रवीण माझी, विश्वनाथ यादव, राजू यादव, सुनील पांडे, उदय नारायण चौधरी, हाँ एक नाम हो सकता है बदल जाए, रॉकी यादव का, क्योंकि उनके पीछे क्राइम से जुड़ा कहानी है। हाँ, क्राइम से जुड़ी भी कहानी है, इसलिए वो कहानी उस पर नीतीश कुमार को अंतिम निर्णय लेना है। अब यही 4 सीट पर हो सकता है जो अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उसके 10 दिन के अंदर चुनाव हो जाए। तो इसलिए ये चारों सीट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि ये नीतीश कुमार और एनडीए कह लीजिए और महागठबंधन और तेजस्वी, इस दोनों के लिए ये लिटमस टेस्ट है। क्योंकि ये शाहबाद और मगध जहां पे एनडीए की हार हुई थी उन्हीं जगहों पर ये उपचुनाव है। तो अब ये देखना होगा जो 3 महीना में वो जो हार को है उस हार की खाई को एनडीए पाट पाई कि नहीं पाई, और वो मतलब जनता से कनेक्ट हो पाई कि नहीं हो पाई। तो वैसी स्थिति में अब एनडीए का ही ज्यादा लिटमस टेस्ट है। आरजेडी और महागठबंधन तो इन क्षेत्रों में जीती, आरजेडी जीती, सीपीआई जीते, सासाराम में
कांग्रेस जीती, कांग्रेस, सीपीआई, आरजेडी, ये तीनों, और कहीं जहानाबाद में आरजेडी, औरंगाबाद में आरजेडी। तो ये जो बेल्ट है, और जहानाबाद, इस सब का शाहाबाद और मगध, इसमें महागठबंधन का दबदबा रहा सीमांचल और इन्हीं दोनों क्षेत्रों में। इसलिए ये भी चर्चा है, और हम दर्शकों को बोलेंगे ये इसको अभी पक्की खबर ना माने, क्योंकि ये भी चर्चा है। अभी तक तो पार्टियों के खेमे से चीजें निकल के सामने नहीं आई है, नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब नामों पर चर्चा है और इन सब नामों को गठबंधन की तरफ से, पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। सर, मेरे पास एक सवाल और है आपके पास कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ने वोट हासिल किया और जीत हासिल की, इसी तरह रुपौली उपचुनाव में भी जीत हासिल की। तो आपको क्या लगता है इन 4 सीटों पर क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी उतर सकता है और उन्हें जीत मिल सकती है? अगर कहीं कोई बागी होगा तभी निर्दलीय होगा। अगर किसी की टिकट की चाह हुई जी, और वो चाह उसकी पूरी नहीं होगी तो निर्दलीय। अब जैसे मान लीजिए पप्पू यादव को वहां से पूर्णिया से कहा गया था जो कांग्रेस टिकट देगी, कांग्रेस एन वक्त पे आरजेडी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने कहा, जो कांग्रेस को इंस्ट्रक्ट कर दिया जो उसको टिकट वहां से नहीं मिलेगा, और तब वो निर्दलीय खड़ा हो गया। तो पप्पू यादव, हमको तो पूर्णिया का नाम कुछ दिनों में देखें निर्दलीय पूर्णिया हो जाएगा, क्योंकि विधायक भी निर्दलीय, सांसद भी निर्दलीय, दोनों का कैंची छाप भी, दोनों को कैंची छाप मिला। शंकर सिंह को भी कैंची छाप जो जीते इस रुपौली में, और पूर्णिया में पप्पू यादव को कैंची छाप। तो निर्दलीय की संभावना इन जगहों पर कम लग रही है। हाँ, अगर कोई पार्टी का कोई कद्दावर नेता अगर बागी हो जाता है, हाँ ये हो सकता है जो सुनील पांडे निर्दलीय, अगर कहीं से टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय खड़ा होंगे तो वहां फायदा महागठबंधन को होगा, जैसे पिछली बार हुआ, निर्दलीय खड़ा हो गया सुनील पांडे, सीपीआई जीत गया तरारी में, सुदामा प्रसाद। तो अभी तो समय बाकी है, आ सकता है, हो सकता है बहुत जगह निर्दलीय खड़ा भी हो सकते हैं लोग। अब रामगढ़, बक्सर में कहीं भी चुनाव होता है, ददन पहलवान खड़े हो जाते हैं, खेल बिगाड़ देते हैं। वो खड़े होते हैं तो महागठबंधन का खेल बिगड़ता है, क्योंकि वो यादव का वोट काटते हैं। वैसी स्थिति में देखना होगा। अभी हम लोग चर्चा कर, अभी और इस पर आगे चर्चा भी होगी, बहुत तरह के नाम पर और चर्चा होगी, और कई नाम आगे आएंगे। इसको लेकर के हम लोग चर्चा भी करेंगे, और इसको लेकर के लगातार दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इन 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।